क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य बताया जा रहा था। प्रबंध के कार्य में 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसमें 3 पढ़ाया जा चुका था। 4 नंबर डायरेक्टिंग पढ़ाया जाना है। डायरेक्टिंग इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। संगठन में मानव संसाधन को निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना, संदेशवाहन करना व उसे अभिप्रेरित करना। इसके अंतर्गत आते हैं, डायरेक्टिंग के अंतर्गत 4 क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। वे 4 क्रियाएं कौन कौन है? सुपरविजन, पर्यवेक्षण, कम्युनिकेशन, संदेशवाहन, लीडरशिप, नेतृत्व, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। तो डायरेक्टिंग के अंतर्गत ये 4 क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। सुपरविजन का माने अपने अधीनस्थों को दिन प्रतिदिन के काम की प्रगति की देखभाल करने एवं उनका मार्गदर्शन करने से। इट रेफर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वंस सबऑर्डिनेट्स एंड गाइडिंग देम प्रॉपर्ली। सुपरविजन मैनेजर के निर्देशन कार्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। सुपरविजन में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अधिकारी एवं अधीनस्थ के आमने सामने होता है। सेकंड नंबर था कम्युनिकेशन, संदेशवाहन। संदेशवाहन से आशय है तथ्यों, विचारों, भावनाओं आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण करने और समझने की कला से। इट रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग etc. फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड देम। एक प्रबंधक को अपने अंडर में काम करने वाले कर्मचारियों को यह बताना पड़ता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और फिर दूसरी तरफ उनकी क्रियाओं को जानना भी जरूरी है, क्या प्रतिक्रिया हुई उनकी। तो इसके लिए संचार व्यवस्था का विकास किया जाना आवश्यक है। संदेशवाहन आपसी समझ को बढ़ाकर सहयोग की भावना पैदा करता है, जिससे संगठन में समन्वय का वातावरण तैयार होता है। थ्री नंबर था थर्ड, लीडरशिप। लीडरशिप इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर इन सच ए मैनर टू डू what the leader wants them to do। संदेशवाहन दूसरों को इस ढंग से प्रभावित करने से है ताकि वे वही करे जो नेता चाहे। डायरेक्टिंग में नेतृत्व की मुख्य भूमिका रहती है। केवल नेतृत्व गुण के माध्यम से ही एक प्रबंधक अपने अधीनस्थों में विश्वास पैदा कर सकता है तथा उनमें उत्साह भर सकता है। काम करने के प्रति उत्साह भर सकता है। 4 नंबर पर मोटिवेशन।
मोटिवेशन इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस विच exists people to work for attainment of desired objective. मोटिवेशन के अंतर्गत मोटिवेशन करने से वांछित उद्देश्य प्राप्ति हेतु लोगों में उत्तेजना पैदा करना। संस्था का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों में उत्तेजना प्राप्त करना, यह मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है। जैसे फैक्ट्रियों में उत्पादन कार्य चलता है, उत्पादन कार्य में विभिन्न साधन लगे रहते हैं, उन साधनों में एक मानव भी एक साधन है और मानव अन्य भौतिक साधनों को गति प्रदान करता है। यदि मानव शिथिल हो जाए तो अन्य सभी साधन स्वतः ही निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि मानवीय साधन को गतिशील तथा जागरूक तथा तत्पर रखने के लिए मोटिवेट किया जाए और कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए दो साधन है, एक फाइनेंशियल और दूसरा नॉन फाइनेंशियल। अब जो प्रबंध के कार्य में पांचवा था कंट्रोलिंग, नियंत्रण। इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट। नियंत्रण वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नज़दीक लाना है। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है, उस उद्देश्यों को प्राप्त करने के नज़दीक से नज़दीक लाने का काम जो है कंट्रोलिंग करता है। प्रबंधक यह देखता है कि कार्य निश्चित योजना के अनुसार तो हो रहा है, उस कार्य की योजना बनाई गई है और उसके कार्य निश्चित है, किस्म, मात्रा, रूप, ये सभी पहले से निर्धारित किए गए हैं। स्टैंडर्ड, तो क्या उसी के अनुसार उत्पादन हो रहा है और जितना उत्पादन करना है कहाँ तक हो गया है, कितना बाकी है। जो बाकी है वो निश्चित समय पर हो जाएगा, इसका पता लगाना। और यदि कोई कमी की बात हो रही है तो उस उद्देश्य को प्राप्त करना, कैसे प्राप्त करना? करेक्टिव एक्शन लेकर के, सुधारात्मक कार्रवाई करके, ताकि सही समय पर इच्छित परिणामों को प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार से कंट्रोलिंग प्रक्रिया को लागू करने से प्रगति में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सभी व्यक्तियों के प्रयास एक निश्चित दिशा में अग्रसर होने लगता है। निष्कर्ष रूप में नियंत्रण प्रक्रिया के 4 प्रमुख तत्व हैं। सेटिंग स्टैंडर्ड, प्रमापों का निर्धारण। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, वास्तविक प्रगति का मापन। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड, वास्तविक प्रगति की प्रमापों से तुलना। एनालिसिस ऑफ डेविएशंस, विचलनों का विश्लेषण। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, सुधारात्मक कार्रवाई करना। तो ये 5 क्रियाएं डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग के अंतर्गत आती हैं और इसी के आधार पर, इसके माध्यम से हम कंट्रोलिंग करते हैं।
नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बाद कोऑर्डिनेशन, समन्वय पढ़ा जाना है। समन्वय का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक संगठन में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है ताकि संगठनात्मक उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया सके। इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू which harmony is established among different activities of an organization so that organizational objectives can be successfully achieved. समन्वय एक तरह से सहयोग भी कहा जाता है। मिलजुल कर काम करने की, मिलजुल कर काम करने को ही सहयोग कहते हैं और यह स्वतः ही उत्पन्न होती है। अगर सामान्य शाब्दिक बोलचाल की भाषा में इसका अर्थ समझा जाए तो इसे तालमेल कहते हैं, आपस में तालमेल करना कहते हैं। यानी वर्कर केवल वर्कर के बीच में ही नहीं, सभी क्रियाओं यानी कि सभी प्रबंध के अंतर्गत काम करने वाले सभी के बीच में, सभी उनके द्वारा की जाने सभी गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाता है। अब व्यवसाय में विभिन्न क्रियाएं क्रय, विक्रय, उत्पादन, वित्त, से वर्गीय आदि सभी में संतुलित करना ताकि व्यवसाय के जो उद्देश्य हैं उसको सरलतापूर्वक प्राप्त किया सके। कुट्स एवं ओडोनेल के अनुसार समन्वय प्रबंध का सार तत्व है जो कि एक समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत प्रयासों में सामंजस्य लाने के लिए किया जाता है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ हार्मनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स द एकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। मैकफार्लैंड के अनुसार समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अधिकारी अपने अधीनस्थों के सामूहिक प्रयासों के एक व्यवस्थित स्वरूप का विकास करता है और समान उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्रियाओं में एक रूपता को सुनिश्चित करता है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस वेयर बाई एंड एग्जीक्यूटिव डेवलप्स एंड ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट्स अमंग हिज सबऑर्डिनेट्स and secure unity of action in the pursuit of common purpose. समन्वय एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने वाली एक प्रक्रिया है। समन्वय की विशेषता, पहला, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। समन्वय सामूहिक प्रयास में सामंजस्य स्थापित करता है। समन्वय की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्तियों के प्रयास की जरूरत होती है। सामूहिक प्रयासों में समन्वय होता है, न कि किसी एक व्यक्ति के कार्य में समन्वय होता है। यदि एक व्यक्ति काम करने वाला हो तो समन्वय का प्रश्न वहाँ नहीं उठता है। जब समूह में कार्य करने वाले होते हैं तो उन समूह में कई व्यक्ति द्वारा काम किया जाता है, उन सभी में समन्वय की बात होती है।
कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, समन्वय प्रयास में एकता सुनिश्चित करता है। समन्वय का अभिप्राय एक प्रक्रिया के दौरान एक संगठन के विभिन्न क्रियाओं में एकता पैदा करने के प्रयास से, जैसे क्रय तथा विक्रय विभागों को अपनी क्रियाओं को इस ढंग से सम्मिलित करना होता है ताकि क्रय आदेशों की पूर्ति की जा सके। यानी उतना उत्पादन हो जाए, उत्पादन के बीच में और विक्रय के बीच में जितना उत्पादन हो जाए उसका विक्रय करने में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, समन्वय एक सतत प्रक्रिया है, यह हमेशा चलता रहता है। इसे एक बार में पूरा नहीं किया सकता है। समन्वय की आवश्यकता प्रत्येक कदम पर होती है। अब व्यवसाय के अंतर्गत अनेक क्रियाएं होती हैं। अब इसमें आवश्यकता के अनुसार क्रियाएं कम अधिक करनी पड़ती है। उसको संतुलन बनाए रखने के लिए समन्वय स्थापित करना होता है। इसलिए क्रियाओं में संतुलन बनाए रखने के लिए उस पर लगातार देख रेख रखनी पड़ती है, निगरानी रखनी पड़ती है। चौथा, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, समन्वय एक सर्वव्यापी कार्य है। ऐसा नहीं कि केवल बिजनेस के कार्य में ही समन्वय करना है, समन्वय किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। यह सभी कार्यों में इसकी आवश्यकता होती है। व्यवसायिक, गैर व्यवसायिक सभी स्थानों पर समान रूप से यह लागू होती है। एक शिक्षण संस्था में टाइम टेबल बनाना समन्वय स्थापित करने का एक अच्छा उदाहरण है। क्रिकेट के खेल में सभी खिलाड़ियों को पूर्व निर्धारित स्थानों पर खड़ा करना कुछ और नहीं बल्कि समन्वय ही तो है। इसी प्रकार व्यवसायिक इकाई में क्रय, विक्रय, उत्पादन, वित्त, इन सभी विभागों की क्रियाओं में मिलान स्थापित करना समन्वय है। अगला, कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। समन्वय की आवश्यकता टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट सभी स्तरों पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। और सभी स्तरों पर जितनी क्रियाएं की जाती हैं उन सभी क्रियाओं में समन्वय करना होता है। इसलिए सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व होता है कि समन्वय स्थापित करने का प्रयास, अपने अपने क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करें। इसलिए यह नहीं कह सकते हैं कि समन्वय का किसी विशेष प्रबंधकीय स्तर पर अथवा किसी विशेष प्रबंधक के लिए ही अधिक महत्व है। कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिबरेट फंक्शन, समन्वय जानबूझ किया जाना कार्य है। यह अनजाने में नहीं होता है, इसको करना पड़ता है। केवल सहयोग से बात नहीं बनती, सहयोग के साथ समन्वय होना जरूरी है। उदाहरण के लिए एक अध्यापक बहुत बढ़िया पढ़ाने की इच्छा रखता है, यह तो संयोग है, लेकिन स्कूल में टाइम टेबल नहीं बनाया गया, यहाँ समन्वय का अभाव है। ऐसी स्थिति में कक्षाएं नहीं लग पाएंगी। यहाँ समन्वय के अभाव में प्राध्यापक द्वारा किया जाने वाला सहयोग अर्थहीन है। दूसरी ओर सहयोग के अभाव में समन्वय कर्मचारियों को असंतुष्ट करता है। अतः एक ही समय पर दोनों का होना जरूरी है। तो ये तो समन्वय की विशेषता थी।
कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, समन्वय प्रबंध का सार है। अब समन्वय के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण बात उठती है कि क्या इसे प्रबंध के अन्य वर्गों, अन्य कार्यों जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण की श्रृंखला में ही प्रबंध का छठा कार्य माना जाए या नहीं। अब इसके बारे में प्रबंध विशेषज्ञ फ्यूल एलन व आर्डवेटी, इनका मानना है कि समन्वय प्रबंध का एक अलग कार्य है। लेकिन आधुनिक प्रबंध विशेषज्ञों का मानना है कि समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है, बल्कि यह प्रबंध के अन्य सभी कार्यों में एक मुख्य हिस्सा है। आधुनिक प्रबंध विशेषज्ञ कुट्ज तथा ओडोनेल इस विचारधारा के प्रबल समर्थक है। उन्होंने कहा है कि समन्वय प्रबंध का सार, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, अर्थात जब एक प्रबंधक प्रबंध के सभी कार्यों को पूरा करता है तो वह समन्वय की स्थापना में ही व्यस्त रहता है। यह तथ्य इसे कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसे आगे हेडिंग के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, समन्वय तथा नियोजन। अब एक मैनेजर जब प्लानिंग कर रहा होता है, प्रबंधक एक प्लानिंग कार्य करता है, तो उस समय उसके सोचने विचारने के केंद्र बिंदु मेन समन्वय होता है कि व्यवसाय के विभिन्न क्रियाओं में कैसे समन्वय हो सकता है। तो प्रबंधक विभिन्न विभागों की क्रियाओं को ध्यान में रखकर ही प्लानिंग करता है। अब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम कुछ होगा ही नहीं। प्रोडक्शन के बाद ही वस्तु को बाजार में पहुंचाना होगा। तो अब बाजार में मांग उत्पन्न करना का कार्य, जब तक मांग उत्पन्न हो जाए तब तक जो है प्रोडक्शन तैयार हो जाए, ये समन्वय करना होता है। इसमें जो है कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, समन्वय एवं संगठन। जब प्रबंधक यह कार्य कर रहा होता है तो इसका प्रयास सभी विभागों में तथा एक ही विभाग के अनेक व्यक्तियों में समन्वय स्थापित करने का रहता है कि सभी विभागों में समन्वय स्थापित तभी जो है कार्य हो सकता है। कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग, समन्वय एवं नियुक्तिकरण। जब प्रबंधक नियुक्ति कार्य कर रहा होता है उस समय भी उसका ध्यान समन्वय को समर्पित होता है। प्रबंधक का प्रयास रहता है कि सभी पदों को योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों से भरा जाए ताकि संस्था को सभी क्रियाएं बिना रुकावट की चलती रहे। कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग, प्रबंधक निर्देशन कार्य को पूरा करते समय समन्वय को प्राथमिकता देता है। जब वह एक अधीनस्थ को आदेश और निर्देश देता है तो इस बात का ध्यान रखता है कि अन्य लोगों पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, अन्य लोगों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना को टालने का पूरा प्रयास किया जाता है। ऐसी विचारधारा कुछ और नहीं बल्कि समन्वय स्थापना करना ही तो है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, समन्वय नियंत्रण। कंट्रोलिंग के अंतर्गत काम की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है ताकि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करके अगर परिस्थितियां विपरीत हो तो विपरीत परिणामों से बच सकें। इसके संदर्भ में कह सकते हैं कि नियंत्रण द्वारा संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधनों एवं मानवीय प्रयासों में संतुलन स्थापित किया जाता है। इन पांचों क्रियाओं को देखते हुए यह कहा सकता है कि समन्वय प्रबंध के सभी कार्यों के साथ जुड़ा हुआ होता है।
अतः निसंकोच यह कह सकता है कि समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है, बल्कि यह तो प्रबंध का सार ही है। तो अब इस समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। अभी जैसे बताया गया कि प्रबंध के अंतर्गत 5 कार्य हैं, उन सभी में समन्वय का होना आवश्यक होता है। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। प्रबंध के इन स्तरों को देखा जाए तो समन्वय की दृष्टि से ही देखा जाए तो स्पष्ट होता है, समन्वय का संबंध किसी एक प्रबंधकीय स्तर से नहीं है, बल्कि इसकी आवश्यकता अथवा महत्व सभी प्रबंधकीय स्तरों पर बराबर है। किसी काम को यदि एक ही व्यक्ति कर रहा हो तो समन्वय की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती है, क्योंकि सारा काम तो एक ही व्यक्ति द्वारा संपन्न किया जाएगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समन्वय का संबंध सामूहिक प्रयास जहाँ हो रहा होता है वहीं पर पड़ता है, और इस प्रकार प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर काम अनेक व्यक्तियों के समूह द्वारा पूरा किया जाता है। इसलिए इस काम को पूरा करने के लिए या सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से कहा सकता है कि कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता सभी लेवल पर, तीनों ही लेवल पर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल पर होती है। यदि प्रबंध के तीनों स्तरों को एक नज़र में देखा जाए तो यह भी अपने आप में एक समूह बन जाता है, और समूह का नाम आते ही पुनः समन्वय की आवश्यकता महसूस होती है। तीनों प्रबंधकीय स्तरों व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी समन्वय की आवश्यकता होती है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय का महत्व कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का आकार। आज व्यवसाय का पैमाना निरंतर बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ने से उसमें काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या दिन पर दिन अधिक होती जा रही है, और उन व्यक्तियों की काम करने की रुचि, काम करने का ढंग, आपसी मेल जोल, काम करने के उद्देश्य, उनकी आपसी सहन शक्ति सबकी अलग अलग होती है। इन विभिन्नताओं के होते हुए भी उन्हें एक समूह में काम करना होता है, जो कि एक आसान काम नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि समन्वय के माध्यम से ऐसा वातावरण तैयार किया जाए ताकि सभी व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योगदान दे सकें अपना। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कार्यात्मक विभेदीकरण। एक संस्था में स्थापित विभिन्न विभाग होते हैं, कई विभाग होते हैं, और उनका हित अलग अलग हो सकता है। जब अलग अलग हो जाएगा, एक ही संस्था के अलग अलग विभाग और उनका अलग अलग हित हो, ऐसे कंडीशन में उस संस्था का मुख्य जो उद्देश्य है प्राप्त करने में रुकावटें पैदा होगी। रुकावट जब हो जाएगा तो हानि होगी, तो उस हानि से बचने का एक ही तरीका है कि उन सभी विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित किया जाए। स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण। एक संगठन द्वारा, प्रत्येक संगठन द्वारा विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त करने के लिए एक मुख्य क्रिया को अनेक छोटी छोटी उपक्रिया में विभाजित कर दिया जाता है ताकि वो काम जो आसान हो जाए, और प्रत्येक उपक्रिया, छोटी छोटी क्रियाओं को अलग अलग व्यक्तियों को सौंपा जाता है जो कि उस उपक्रिया के विशेषज्ञ होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति
कुल कार्य की परवाह किए बिना अपने कार्य को अपने ढंग से करना चाहता है। ऐसे कंडीशन में विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उनमें समन्वय स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। समन्वय स्थापित हो जाने पर सही व्यक्ति अपना अपना कार्य कुल कार्य के संदर्भ में समय पूरा करते हैं। चौथा है विभिन्न क्रियाओं की एक दूसरे पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंस प्रोसेस। समन्वय का महत्व का अगला तत्व एक संस्था की सभी इकाइयों का एक दूसरे पर आश्रित होना है। विभिन्न इकाइयाँ एक दूसरे पर जितनी अधिक आश्रित होंगी, समन्वय की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी। एक काम करने के बाद ही दूसरा काम होगा, ऐसे क्रियाएं होती हैं। तो अब जब दोनों में समन्वय होगा, पहला काम पूरा होगा, उसके बाद दूसरा काम चालू हो जाएगा। इस प्रकार से समन्वय के बिना काम अच्छे प्रकार से नहीं होगा, समय से पूरा नहीं होगा, यह देखा जाता है।